Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC. This is lecture number 25 and before this we discussed about lecture number 23. Actually 24 lecture जो है lecture number 24, in that I was supposed to make video or lecture on that hyperconjugation and electromeric effect, ठीक है, but I am skipping that and before that I am starting the mechanism of reaction, ठीक है. सो इससे पहले इसी सीरीज़ में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें हम 23 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं. सो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं फॉर रिवीजन ऑल्सो. सो टुडे लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या किसी और केमिकल रिएक्शन की बात करें, वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें दो काम जरूर होगा. फर्स्ट होता है बॉन्ड का ब्रेक होना. कोई भी सब्सटेंस होगा अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या कोई कंपाउंड है तो वहाँ पर दो काम जरूर होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर. एक होगा बॉन्ड का ब्रेक होना, और जो बॉन्ड का ब्रेक होना होता है उसको हम बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब बायो वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे. क्लीवेज का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक होना, टूटना, ठीक है. और अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एट द सेम टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दो इंसिडेंट जरूर होते हैं, बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है. चलिए इन्हीं की हम आज बात करेंगे. बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है. अब देखिए, जो बॉन्ड क्लीवेज है या जो बॉन्ड का जो ब्रेक होना होता है दैट मे हैपन इन टू टाइप्स. ये दो टाइप का हो सकता है. एक को बोला जाता है होमोलाइसिस. वन इज कॉल्ड होमोलाइसिस. लाइसिस वर्ड जो है उसका मीनिंग भी यही होता है, ब्रेक करना. एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड हेट्रोलाइसिस. ठीक है. फर्स्ट होमोलाइसिस, सेकंड हेट्रोलाइसिस. होमोलाइसिस कब होता है और उसका क्या मीनिंग होता है उसकी हम बात करते हैं. तो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोलाइसिस. होमोलाइसिस क्या होता है, क्यों होता है और उससे क्या फ़ायदा होता है. दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस होमोलाइसिस. होमो का मीनिंग होता है सेम. होमो का मतलब क्या होता है? सेम. इस होमोलाइसिस को सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, एक और नाम है इसी का, इसको नॉन पोलर क्लीवेज भी कहा जाता है. नॉन पोलर क्लीवेज, पोलर, नॉन पोलर, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नॉन पोलर क्लीवेज, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर क्लीवेज, ठीक है. क्या होता है इसका मीनिंग देखिए, मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम. लुक हियर, सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ए बी मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल है ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है. ये जो ए बी मॉलिक्यूल है, इस ए बी मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड है, यानी कि ये जो दोनों एटम्स हैं, ए एंड बी एटम्स जो हैं, दीज आर bonded by one single bond, and we know very well that a single bond is made up of two electrons. कोई भी बॉन्ड होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ओके. तो अगर इन दोनों एटम्स की, ए और बी, अगर इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, करेक्ट. तो उस केस में क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक ए के पास चला जाएगा और एक बी के पास चला जाता है, ठीक है. और बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, बी के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ए के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो हमें जो होमोलाइसिस में मिलता है
होमोलाइसिस में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? नीदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है और न यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, ऐसे जो स्पीसीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जैसे हम बात करें क्लोराइन मॉलिक्यूल की, ठीक है, क्लोराइन मॉलिक्यूल सभी को पता है क्लोराइन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोराइन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट? तो क्लोराइन जो होता है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है क्लोराइन? किसी दूसरे क्लोराइन एटम के साथ, एक क्लोराइन एटम दूसरे क्लोराइन एटम के साथ में क्या कर लेता है? शेयरिंग करता है 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ बॉन्ड ये बन जाता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर हम इसको सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब हम रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो बॉन्ड होता है इनका ये ब्रेक करता है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो नया सब्सटेंस या जो स्पीसीज मिलता है या जो बनता है इसको हम बोलते हैं क्लोराइन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोराइन फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड क्लोराइन फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर होमोलाइसिस होना है तो रिएक्शन की कंडीशंस जो होती है वो डिटरमाइन करेगी। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर होमोलाइसिस होना है तो उस रिएक्शन की कंडीशन जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि उस रिएक्शन में होमोलाइसिस होगा या हेट्रोलाइसिस होगा। तो अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस की तो देखिए नंबर 1 कंडीशन, कोई रिएक्शन में होमोलाइसिस कब हो सकता है? पहला है हाई टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है, इफ़ ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ए एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, देन श्योरली दैट मे बी होमोलाइसिस, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल कंडीशन में हाई टेम्परेचर हो सकता है। हाई टेम्परेचर के अलावा सेकंड जो कंडीशन है वो है आपकी, अगर आपका सबस्ट्रेट नॉन पोलर है। सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों वर्ड हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, बट दैट इज़ रॉन्ग। नॉन पोलर सबस्ट्रेट हो, अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबस्ट्रेट नॉन पोलर हो, इन दैट केस ऑल्सो द रिएक्शन गेट होमोलाइसिस। नेक्स्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर आपका जिस रिएक्शन में या जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है वहाँ का अगर सॉल्वेंट जो है वो क्या हो, अगर नॉन पोलर हो, देन ऑल्सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर होमोलाइसिस। नंबर नेक्स्ट सनलाइट, अगर किसी रिएक्शन में सनलाइट लिखा हुआ है तो एक्सक्लूसिवली आपको ये मानना है कि वो रिएक्शन फ्री रेडिकल वाला ही होगा, ठीक है। सनलाइट नहीं हो तो वहाँ पर आपको यूवी लाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिकॉज इन सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर अबंडेंट, ठीक है, खूब ज़्यादा में क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और एक और हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6 यूवी पर ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स इनकी प्रेजेंस में, ठीक है। कोई रिएक्शन होमोलाइसिस कब देगा? किसी रिएक्शन में होमोलाइसिस कब होगा? जब इनमें से कोई एक कंडीशन अगर उस रिएक्शन में गिवन है तो उस कंडीशन में, उस केस में आपका जो रिएक्शन है वो होमोलाइसिस का पाथ फॉलो करता है। होमोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज और नॉन पोलर क्लीवेज, ठीक है। अभी मैंने बात की थी कि सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है उनके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स, आयन्स या एटम्स होते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और उन्हीं रिएक्टेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं, ठीक है। सो ऑल सबस्ट्रेट्स आर रिएक्टेंट्स बट ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट सबस्ट्रेट्स, ठीक है। ये था आपका होमोलाइसिस। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हेट्रोलाइसिस।
हेट्रोलाइसिस। सेकेंड वन इज हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस जो होता है इसको हम अनसिमेट्रिकल और पोलर क्लीवेज भी बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल और पोलर क्लीवेज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर क्लीवेज। क्या होता है देखिए, इसमें सिंपल सा एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, वही सेम एग्जांपल देख लेते हैं हम। ए और बी दो एटम्स हैं जो एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं तो श्योरली वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। अब अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रेट डिफरेंस हो, अगर ए और बी जो एटम है, एलिमेंट है यहाँ पर, इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रेट डिफरेंस हो, ग्रेट डिफरेंस का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाते हैं, या बी जो है वो इनको यहाँ पर ले जाता है, ठीक है। तो ए के पास क्या बचा, ए के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया और बी जो है उसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि होमोलाइसिस से हमें मिला था क्या, फ्री रेडिकल्स। द प्रोडक्ट ऑफ होमोलाइसिस इज ए फ्री रेडिकल, बट इन केस ऑफ हेट्रोलाइसिस और एनसिमेट्रिकल और पोलर क्लीवेज वी गेट आयंस, वी गेट टू टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये जो आयन है इनके लिए भी कुछ कंडीशन होगी। अगर इसको हम एक कॉमन एग्जांपल की बात करें तो देखें, फॉर एग्जांपल ये है आपका CH3 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 एंड हियर इट इज़ Cl, ठीक है। एक हैलाइड है 3 डिग्री हैलाइड, और इस 3 डिग्री हैलाइड के अंदर कार्बन क्लोराइन जो बॉन्ड है, उस कार्बन क्लोराइड बॉन्ड के अंदर पता है कि कार्बन और क्लोराइन में से क्लोराइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, देन द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड आर attracted towards chlorine atom and the two types of ions are formed. Two types of ions are formed. Carbon gets positive charge and chlorine get negative charge. Chlorine get negative charge, ठीक है। अब इसके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन होगी कि ऐसा कब होगा, यानी हेट्रोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है, हेट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कब होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है लो टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन की कंडीशंस हैं, देन श्योरली दैट रिएक्शन इज गोइंग टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ हेट्रोलाइसिस। सेकेंड वन इज पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सबस्ट्रेट। Polar substrate and the third one is polar solvent, ठीक है। So in these conditions always we have to think about heterolysis, okay। Now next reaction intermediates। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है, अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के अंदर ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इसका हेट्रोलाइसिस हो रहा है। जब इसका हेट्रोलाइसिस होता है, आफ्टर हेट्रोलाइसिस देन इट मेक्स 2 टाइप्स ऑफ आयंस। आफ्टर हेट्रोलाइसिस इट मेक्स 2 टाइप्स ऑफ आयंस एंड these 2 टाइप्स ऑफ आयंस आर नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज pre step of a final product. So this type of products which are not final, they are called intermediate, ठीक है। This intermediate will give us the product, ठीक है। तो किसी रिएक्शन के अंदर कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, किसी रिएक्शन में कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, उनकी हम यहाँ पर अभी बात करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। यस, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जस्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को कि किसी रिएक्शन के अंदर
अगर कोई रिएक्शन जैसे मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कुछ रिएक्शंस तो होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बन गया। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन जो होती है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जो रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है तो जो बीच के जो सब्सटेंसेस बनते हैं बिफोर फाइनल प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। एक टाइप का इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। और अगर स्पेसिफिकली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है उसकी हम बात करेंगे तो वो है कार्बन का फ्री रेडिकल, ठीक है। कैसे बनता है देखिए, जैसे ये है आपका कोई एक हैलाइड, ठीक है। ये क्या है आपका कोई एक हैलाइड, और इस हैलाइड के अंदर पता है कि हैलाइड जो है उसमें कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना होता है तो उस कंडीशन में कार्बन और हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये एग्जैक्टली बीच में से ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और साथ में जो आपका हेलोजन है उस हेलोजन के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर बचता है। कार्बन फ्री रेडिकल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, कार्बन फ्री रेडिकल। ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन फ्री रेडिकल। इस कार्बन फ्री रेडिकल की क्या स्पेशल फीचर्स होती हैं, इससे कार्बन फ्री रेडिकल की क्या स्पेशल फीचर्स होती है। सबसे पहली बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में there are total 7 electrons in the outermost shell. 7 electrons in the outermost shell of this free radical. ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसके आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया इसका एक और फीचर। सेकंड देखिए और क्या होता है इसमें, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है या जो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है प्लेनर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो या इसकी ज्योमेट्री बोल सकते हो, प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, कार्बन जो है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p2 इसमें से एक जो ऑर्बिटल है 2p वाला वो अभी भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वो करता है, क्या बोलते हैं जिसको हम, एक इलेक्ट्रॉन पॉसेस करता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो फ्री रेडिकल होता है ये कैसा बिहेवियर करता है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक। ये आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ेंगे एक बार, और पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है पैरामैग्नेटिक कैसा बिहेवियर होता है इसका, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की कि कौन कौन से फिनोमिनन है जो आपका ये फ्री रेडिकल बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो उसमें से देखिए सबसे पहले हम इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नंबर 1 आई इफेक्ट की हेल्प से हम इसकी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3
नंबर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑल्दो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हमने नहीं की है अभी तक, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नंबर 4 आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसके बेसिस पे भी हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन 4 फैक्टर्स में से फर्स्ट सेकंड हमने डिस्कस कर लिया है, थर्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी बात कर लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं 4 टाइप के यहाँ पर फ्री रेडिकल बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये है कार्बन और इसके पास ऐसा है मिथाइल ग्रुप। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, मान लेते हैं इसको हमने E1 एनर्जी सप्लाई किया, और ये यहाँ से ब्रेक कर गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की, ठीक है। तो C और ये है आपका CH3 3 टाइम्स, और इसके ऊपर आ गया बॉन्ड और यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये E1 क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है, और उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, सेकंड देखिए, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, और यहाँ पर है एक H और यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो उस कंडीशन में सपोज करते हैं यहाँ पर हमने E2 एनर्जी या E2 एंथैल्पी सप्लाई किया, ठीक है। E2 एंथैल्पी सप्लाई करने के बाद आपको जो यहाँ पर मिलता है, ये इस टाइप का एक कार्बन फ्री रेडिकल मिलता है, ठीक है। E2 सप्लाई के बाद, ठीक है, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। नेक्स्ट देखिए अगला CH3CH और यहाँ पर भी H। ये जो बॉन्ड है, मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो हमने इसको मान लीजिए E3 एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है CH3CH, यहाँ पर एक H भी है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, यहाँ पर CH3CH, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो 2 बच गया, और यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो गया, H यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी H क्या है, फ्री रेडिकल है। इसको हमने नाम दे दिया 3, स्ट्रक्चर नंबर 3। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल जो है उसमें हम बात कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लेते हैं हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, किसको, एक हाइड्रोजन को। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ से। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, और ये है आपका H फ्री रेडिकल। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4। और इस काम के लिए मान लीजिए हमने सप्लाई की, इसकी एनर्जी कितनी, E4, ठीक है। अब ये जो E1, E2, E3, E4, इनके अंदर जो रिलेशन है वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किया गया है, प्रैक्टिकली वो क्या है, प्रैक्टिकली E4 जो है वो सबसे ज़्यादा है। E4 जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। E3 उससे कम, सबसे कम है आपका E2 एंड देन E1। सो E1 जो है वो सबसे कम है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये एक सबस्ट्रेट है, इसको आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की, आफ्टर गेटिंग दिस एनर्जी और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सब्सटेंस बना रहा है फर्स्ट, ठीक है। इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो बनने वाला जो सब्सटेंस है यहाँ पर, जो इसको हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, यानी कि कम एनर्जी देने पर ये तुरंत ही स्टेबल बन रहा है।
यहाँ पर फोर्थ वाले में देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर भी जो फोर्थ आपका सब्सटेंस बन रहा है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, उसका स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो अगर आपको इन चारों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए आपको जस्ट इसको अपोजिट कर देना है। फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, आफ्टर सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ वन। फोर्थ जो है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, फोर्थ जो है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए ये बात भी समझ में आ गई। फ्री रेडिकल की कहानी थी ये। नेक्स्ट आता है इसके बाद कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। क्या है ये, रिएक्शन इंटरमीडिएट नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन, हाउ इट इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन, कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखिए ये है आपका एक कार्बन और उस कार्बन के साथ में एक हेलोजन ने बॉन्ड बना रखा है और एक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स हेलोजन की अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेलोजन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ दोनों को ले जाता है तो इस टाइप से यहाँ पर एक आयन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर हेलोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो बनने वाली जो स्पीसीज है कार्बन वाली, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्बोकेटाइन, कार्बन से बना हुआ है और कैटाइन भी है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन की क्या स्पेशल फीचर्स होती हैं वो अपने को डिस्कस करना है, हमें याद रखना है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास, तो यहाँ पर ये हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री जो है इसकी वो होती है प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर जियोमेट्री, दैट इज प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय आई इफेक्ट, सेकेंड एम इफेक्ट से भी हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एंड देन थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा उसके बारे में, फिजिक्स में भी लर्न किया होगा। एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कूलम्बिक फोर्स का, कूलम्बिक फोर्स। ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 2 Q1 और Q2 चार्ज जिनका नेचर कैसा भी हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है और सेम भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। R का वैल्यू इंक्रीज करने पर ये फोर्स जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन
हमें तो बात करनी है स्टेबिलिटी की भी, साथ में इनकी जो है स्टेबिलिटी की भी बात करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर सेम चार्ज हो गई, अगर सेम चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करने पर रिपल्शन इंक्रीज करता है, रिपल्शन इंक्रीज करता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए सेम चार्ज, अब सेम चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेम चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो दोनों पास पास में आएंगे, दोनों पास पास में आएंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज करेगा। और किसी सिस्टम में अगर रिपल्शन इंक्रीज करता है तो उस सिस्टम का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। सेकंड पॉइंट, अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज के केस में क्या होता है, देखिए अब ऑपोजिट चार्ज में क्या हो सकता है, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, एक ही बात है। वहाँ पर अगर डिस्टेंस डिक्रीज करती है, अगर उस केस में अगर डिस्टेंस डिक्रीज करती है तो वहाँ पर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अट्रैक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बाद में, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और इसको हम बोलते हैं स्पेशल पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल पॉइंट, एंड दिस इज़ स्पेशल पॉइंट नंबर 19। स्पेशल पॉइंट नंबर 19, देखिए स्पेशल पॉइंट नंबर 19 जो है वो है रिगार्डिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है। जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनमें, कार्बोकेटाइंस होते हैं उनमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बन सकता है तो किसी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो स्पेशल पॉइंट क्या है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट takes place to become more stable, to become more stable कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को शॉर्ट में मैं CC यूज़ कर रहा हूँ। सो टू बिकम मोर स्टेबल फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन को आप जानते हैं अच्छे से, ये है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसा कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री। अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड है, या उसको अगर हम सिंपली ये बोलें कि अगर वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है हाइड्राइड जो होता है उसका शिफ्टिंग होता है, H- ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है। H- ये जो है ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए और इधर आ जाए तो ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड एक तो होता है हाइड्रोजन H+ वाला, ये है H- वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। क्या बनेगा अब यहाँ पर अब जो बनता है उसको हम बोलते हैं CH3CH। इस CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब यहाँ पर, और ये H इधर जाके बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। अब ये आपका बन गया 2 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर CH3 जिसके अंदर अपने को 1 डिग्री से देखिए क्या होता है, CH3CH2, ठीक है, एंड देन अगेन CH2, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम नीचे निकाल देते हैं और यहाँ पर है आपका CH2 ये प्लस।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। नाउ हियर ऑल्सो द हाइड्राइड इज शिफ्टेड। हाइड्राइड क्या करता है? शिफ्टिंग करता है। इसको हम बोलेंगे एच माइनस शिफ्टिंग, एच माइनस शिफ्टिंग। आफ्टर शिफ्टिंग ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखिए, CH3C, यहाँ पर CH3 एंड देन हियर इट इज़ CH और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है आपका CH3। ठीक है, 1 डिग्री से हमारा क्या बन गया? 2 डिग्री बन गया। 1 डिग्री से क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब नेक्स्ट, अभी क्या और पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, ये कौन सा वाला कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से देखिए, अगर ये यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप अगर पूरा शिफ्ट कर जाए इधर की तरफ, इसको हम मिथाइल नहीं बोलेंगे एक्चुअली। अगर मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मिथाइल के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में, सॉरी यहाँ पर H भी है, इस कंडीशन में यहाँ पर H है। ठीक है, तो ये मिथाइल नहीं जाएगा, यहाँ से जो H है वो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो ये H है ये अगर यहाँ से मूव कर देता है H माइनस की फॉर्म में, तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको देखिए, अब क्या बोलते हैं हम? CH3C, और यहाँ से H निकला है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस CH के ऊपर, इस CH के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर आ गया एक हाइड्रोजन, जो पहले इस कार्बन पे था वो इस कार्बन पर आ गया और यहाँ पर ऑलरेडी CH3 है। ये जो कार्बोकेटाइन है इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 डिग्री से। 1 डिग्री इज़ लेस स्टेबल, दैट इज़ वाई यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ जनरली कभी मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो जाता है, कभी हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री का रीअरेंजमेंट हुआ, 2 डिग्री बना। 2 डिग्री में भी अगर पॉसिबिलिटी है तो 2 डिग्री से, जैसे यहाँ पर ये 2 डिग्री था, इसका अगर हम रीअरेंजमेंट करके देखते हैं तो देन 3 डिग्री इज़ फॉर्म्ड, 3 डिग्री इज़ फॉर्म्ड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा H का ही शिफ्टिंग हो, कभी कभी CH3 माइनस जो होता है जिसको हम मिथाइड बोलते हैं उसका भी शिफ्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। ठीक है, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसमें क्या होता है इसकी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सिंपल वही कार्बन है, 3 बॉन्ड है इधर और एक हैलोजन है। ठीक है, अगर इस एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन X से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो आपका X है वो यहाँ से जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो उस कंडीशन में X जो है वो X पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये कार्बन रख लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन रखने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज वाली ये जो स्पीसीज़ है इसको हम बोलते हैं कार्ब एनाइन। दिस इज़ कॉल्ड कार्ब एनाइन। और अगर हम बात करें इसके स्पेशल फीचर्स की, तो स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो कार्ब एनाइन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर आप बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सेकंड अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो है वो, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है वैसे देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर भी हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी है और वो नेगेटिव चार्ज है जो है वो एक, अगर हम उसको लोन पेयर कंसीडर करते हैं तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है 4। तो यहाँ पर इसके पास हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें अगर लोन पेयर का जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए थी, जनरली 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में स्ट्रक्चर कैसी आती है? ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आती है। ठीक है,
इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है ये क्या करता है, इन सबको नीचे की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है पिरामिडल, प्लेनर की बजाय क्या हो जाती है, ये पिरामिडल हो जाती है, ठीक है, पिरामिडल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि कार्बन के किस इंटरमीडिएट की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इस इन पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बोल सकते हो आप, पिरामिडल ज्योमेट्री बोल सकते हो इसको, और आप चाहो तो इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट। अब स्टेबिलिटी की बात करें कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन को मैं Ca लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई I इफेक्ट एंड M इफेक्ट, I इफेक्ट एंड M इफेक्ट, ठीक है। इनकी हेल्प से हम इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अब ऐसी कोई रिएक्शंस जहाँ पर कार्ब एनाइन का जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है, ऑल्दो हम इनके बारे में आगे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल, दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए जिनमें किसी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। उस एल्डोल रिएक्शन में हम नेक्स्ट देखेंगे आगे जब कभी, वहाँ पर कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है क्लेसन कॉन्डेंसेशन। इसकी भी बात हम लास्ट में करेंगे, मीन्स आगे करेंगे जब कभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो होती है इनमें एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट को बोला जाता है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड कार्ब एनाइन, ठीक है। ये हमने आज तीन इंटरमीडिएट्स की बात की है, तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात की है, ठीक है। इसके बाद में दो और इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स बचे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, एक को कार्बीन और दूसरा है नाइट्रीन, ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ reagents. So for that we will be meeting in the next class, next lecture. So right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.